आज जैसा कि आप जानते हैं, आज के हमारे मेहमान हैं धीरज सिंह जी, जिनका इंट्रोडक्शन में परिचय आपसे करवाना चाहूंगी। आप लोकसभा टीवी में फेयर्स ऑफ इंडिया प्रोग्राम होस्ट कर चुके हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं, सेल्फ मेड आर्टिस्ट हैं, ट्रांसलेटर हैं, आप जुड़े हुए हैं, अभिनय से भी जुड़े हुए हैं। आप मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, हुनर टीवी के सह संस्थापक हैं, जश्न तलब से आप जुड़े हुए हैं। फिर बहुत सी चीजें हैं जिनमें आप फिलहाल अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका आज हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद रितु, और आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर ऑन योर प्लेटफॉर्म एंड टॉकिंग अबाउट माय वर्क एंड द क्रिएटिविटी इन जनरल। जो सबसे पहला इम्पल्स था, वो तो इम्पल्स मेरा राइटिंग के प्रति था। लिखना चाहता था शुरू से ही मैं, और उसका जो बीज एक तरह से कहूँगा मैं, वो बीज मेरे बचपन में कहीं स्थापित था, क्योंकि जहाँ मैं पला बड़ा, जहाँ बड़ा हुआ, वो एक मानसिक चिकित्सालय था, क्योंकि मेरी माँ वहाँ पे काम करती थी और उसी के कंपाउंड में हम रहते थे। तो वहाँ पे जो मानसिक रोगी जिनको हम कहते हैं, हालांकि रोगी शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, वो उनको जो पहला मेरा संपर्क था उनसे हुआ, और ये समझ में आया कि हर तरह के लोग होते हैं, और कुछ लोग जिनको हम समझ नहीं पाते हैं या जिनके एक्शंस हमें नॉर्मल नहीं लगते हैं, वो यहाँ इस फैसिलिटी में आते हैं अपने इलाज के लिए और अपने आप को ठीक करने के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा रेवलेशन था बचपन के ही समय में, और वहाँ से मुझे लगता है लेखन के प्रति या अपने आप को एक्सप्रेस करने के प्रति मेरा इंटरेस्ट जागृत हुआ, और वहाँ से बचपन में ही मैंने लिखना शुरू कर दिया था। छोटी मोटी कविताएं लिखता था, अपने कॉलेज मैगजीन, स्कूल मैगजीन के लिए लिखता था, और एक आध बार अखबार में भी, लखनऊ में जहाँ मैं स्थित था वहाँ पे अखबार में भी लिखता था। और जो चीज़ें मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ या जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, उनको मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। सो दैट बिकेम अ वेरी important aspect, sort of bridge, I would say, to connect me to the creative world. तो फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में पदार्पण कैसे हुआ? आपने लेखन से शुरुआत की, आप खुद को बेहतर एक्सप्रेस कर पाते थे लिखित रूप से, तो फिर आपने एब्स्ट्रैक्ट का एक कॉम्प्लेक्स माध्यम क्यों चुना? एब्स्ट्रैक्ट एक्चुअली मेरे लिए बहुत सिंपल है, इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स एट ऑल, बिकॉज शुरू से ही मैं एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज से जूझता आ रहा हूँ बचपन से ही, क्योंकि मेंटल हेल्थ और मेंटल ब्रेकडाउन is a very abstract concept. It cannot be explained in absolute terms लोगों के लिए। और शुरू से अगर आपको वो बारीकियां समझ में आने लगी बचपन से ही कि what is schizophrenia, or what is multiple personality disorder, or what is a psychopath, or who is a psychopath, what is psychopathic behavior. If you start understanding these minutiae of the mental sort of landscape, then it's very easy to sort of delve into abstract. It came to me naturally, that's what I would say. It was very natural, it was an extension. In fact, when I started doing it, it was better than writing, because writing has, especially journalistic writing, has a lot of logic. It has to flow in a certain pattern. You have to answer your questions, basic questions of the plot, and explain a lot of things. But when doing art, when creating a piece of art, it's very easy to sort of bypass all these mechanisms that hold your work together. You can just bypass them totally and still make sense. That was the beauty of abstraction. And once I started doing abstract art, I realized I have always been an abstractionist right from childhood, and that was a very wonderful feeling to realize that I finally come home. आपके आर्ट में मैंने एक चीज देखी कि उसमें बहुत अलग एलिमेंट्स को आपने एक साथ लाने की कोशिश की है। जैसे आपने सिंबोलिज्म का इस्तेमाल किया है, फिगरेटिव और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को एक किया है। तो
आपने जिस तरह से दीवाने आम में आम का इस्तेमाल किया है, आम के स्कल्पचर्स के ऊपर आपने एब्स्ट्रैक्ट इंप्रेशन डाला है और हर आम एक इंडिविजुअल है, तो आप ये प्रेरणा कहाँ से लाते हैं? दो एलिमेंट्स को एक करना बहुत मुंडेन एलिमेंट है आम, और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना, कहाँ से ये सिंबोलिज्म, ये सब आपकी प्रेरणा किस पर निर्धारित है? काफी सोच विचार किया और फाइनली ये डिसाइड किया कि आम का जो एक बेसिक प्रारूप है कि आम का एक स्ट्रक्चर होता है विच इज सबके लिए बहुत समझना बहुत आसान है, चाहे वो आप इमोजी में भी देखें आम, अगर एक आउटलाइन है तो आम आप समझ जाएंगे ये आम है। तो वो स्ट्रक्चर मैं लेके आया और फिर वो स्ट्रक्चर सिर्फ मैं फ्लैट सरफेस पे नहीं यूज करना चाहता था, वो स्ट्रक्चर को मैं 3D एक आयाम भी देना चाहता था कि वो उभरा हुआ लगे, एक पूरा जो आम का एहसास में लाना चाहता था वो उसमें उभर के आए। तो वो फिर मैंने उसके फाइबर के आम के मॉडल्स बनाए और तो एक आम, जैसे आपने कहा, वो एक आम अपने में ही एक पेंटिंग है, एक पूरी तरह से 360 ऑल राउंड पेंटिंग है। कैनवस के बजाय वो एक आम के शेप में है पेंटिंग, जिसके ऊपर मैंने अपने लेयर्स या अपने कलर इंप्रेशंस डाले हैं। तो ये उसका एक बहुत ऑर्गेनिक प्रोसेस था, थॉट प्रोसेस उसके पीछे काफी लगा, काफी सोच लगा, काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग किया और फाइनली ये उसका एक फल निकल के आया, बिल्कुल पका हुआ आम, जिसको दीवाने आम का नाम हमने दिया और दीवाने आम की एक एग्जीबिशन हुई, क्योंकि मेरा जो इसके पीछे उद्देश्य ये था कि आम को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और जिस समय मैंने किया उस समय मुझे लग रहा था कि जो हमारे समाज में बहुत मायूसी छाई हुई थी, बहुत चीजें ऐसी थी जिनको लेकर हम बहुत चिंतित थे, परेशान थे और हम कुछ होपफुल करना चाह रहे थे, होपफुल अपने आर्ट के जरिए या अपने कला के जरिए कुछ उम्मीद भरा काम करना चाह रहे थे। तो आम मुझे लगा कि ये आम भी है और खास भी है, फल भी है, एहसास भी है, तो हर तरह से हर टिक बॉक्स में सब टिक हो गया और वो एक आम एग्जीबिशन के रूप में निकल के आया। मैं आपका काम काफी छोटी उम्र से फॉलो कर रही हूँ, जब से मैं फेयर्स ऑफ इंडिया से इंट्रोड्यूस हुई, और सबसे पहला मैंने आपके जिस एग्जीबिशन के बारे में सुना था वो था एक्सरे आर्ट, जो मेरे लिए बहुत नई चीज थी, बिकॉज एक्सरे अगेन आम की तरह ये बहुत आम चीज है, बहुत ही सब एक्सरे करवाते हैं, सबके घर में एक्सरे पड़े होते हैं और आपने वहां पे एक टर्म भी यूज किया था उस लेक्चर में कि यू वर प्रोन टू इंजरी, और इस तरह से आप एक्सरे आर्ट का कोलाज आपने बनाया। तो एक्सरे का सिंबोलिज्म, अगेन आपने एक बहुत ही नॉर्मल चीज को लेके आर्ट इजाद किया है, तो एक्सरे का क्या सिंबोलिज्म है? जैसे आपने कहा कि बचपन में मैं काफी बीमार रहता था, काफी डॉक्टर के पास काफी विजिट्स होती थी, तो वो एक एक्सरे जो एक बॉक्स रखा रहता है व्हाइट कलर का जिसमें वो एक्सरे डाल के देखते हैं, वो बहुत फैसिनेटिंग लगता था मुझे, और मुझे लगता था दिस इज एक तरह से पूरा खुलासा ये कर देता है आपके अंदर क्या क्या है। आप डॉक्टर के सामने बैठे हैं और डॉक्टर आपका एक इमेज देख के सब चीज बता सकते हैं कि कहाँ क्या है और क्या नहीं है। तो वहां से इसकी प्रेरणा आई। जो आपका बचपन की मानसिकता होती है वो एक वेट क्ले की तरह होती है और उसमें कई चीजें इम्प्रेस हो जाती हैं, और वहां पे बिल्कुल वो जब सूख जाती हैं तो सॉलिडिफाई हो जाती हैं और वो बिल्कुल छप जाता है आपके दिमाग में। तो वहां से मैंने कहा कि मैं सिर्फ एक एक्सरे नहीं लेके कई सारे एक्सरेज लेके एक कॉम्पोजिट फिगर बनाऊंगा, एक कॉम्पोजिट मैन बनाऊंगा, जिसको मैंने अर्बन शामन का नाम दिया था। अर्बन शामन, अर्बन मतलब जो सिटी में रहता है या शहर में रहता है, शहरी, और शामन मतलब हुआ ओझा जो ये झाड़ फूंक का काम करता है। लेकिन वो सिर्फ उसका जो शामन का अर्थ में निकालना चाहता था वो ये है कि समवन हु dwells in the mind, वो जो माइंड के रीजन में काम करता है या माइंड के रीजन में वर्क करता है, और वहीं से आपकी समस्याएं जो
जिनको हम प्रिमिटिव सोसाइटीज कहते हैं या ट्राइबल सोसाइटीज कहते हैं, वहाँ पे लोग ओझा के पास ही जाते हैं, जो उनका पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जब कोई तकलीफ होती है या मेडिसिन मैन की जरूरत होती है। तो अर्बन शामन का एक सेल्फ हीलिंग सिस्टम है जो अपने आप को या अपने पास आए मरीज को पूरी तरह से देख सकता है इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके, लेकिन क्योंकि वो देख सकता है वो आपको हील भी कर सकता है। तो अपने आप को रिवील करके ही एक इंसान हील कर सकता है, या अपने आप को एक्सप्लोर करके, अपने आप को एक्सपोज करके ही ट्रू अंडरस्टैंडिंग या ट्रू विजडम है जो है वो आ सकती है। इसी से जुड़ा एक मेरी जिज्ञासा रही है कि किस तरह से कोई आप जैसे सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं और आपके पास बहुत कम पॉइंट ऑफ रेफरेंस, बहुत कम टेक्निकलिटीज रही होंगी खुद को ये चीजें सिखाने के लिए, तो ऐसे में जब आप एक्सरे आर्ट आम आदमी के सामने रखते हैं, आप कोई सिंबल आम आदमी के सामने रखते हैं, जैसे मेरी आइकॉनोग्राफी की पढ़ाई के दौरान जब मुझे कोई आइडिया नहीं था तो मुझे एक भी आइकन समझ नहीं आता था, यूजुअली हम रिलीजियस आइकन पढ़ते थे, वैसे ही आप अपने आइकन्स, आप अपनी बनाई चीजें जब एक आम आदमी के सामने रखते हैं एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट के रूप में, तो उनसे आपको इंटरैक्ट कर पाना आसान होता है, मुश्किल होता है? अपने खुद को, मतलब अपने आप को कैसे उनको समझाते हैं? किस तरह से आपका विचारों का आदान प्रदान हो पाता है? हर किसी को अलग अलग चीज समझ में आती है, और वो भी एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल वैलिड है कि मैंने तो एक चीज बनाई है, लेकिन अगर पर्सन एक्स को वो दूसरा दिख रहा है या पर्सन वाई को कुछ और दिख रहा है तो वो बेहतर है। और मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग्स के साथ मल्टीपल लेयर्स आती हैं काम की, और जब जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो चाहे वो साल हो, चाहे वो दशक हो, चाहे वो सदियां हो, तो उनके साथ काम पे लेयर्स बढ़ती जाती हैं, लोगों की अंडरस्टैंडिंग। शायद जिस आर्टिस्ट ने बनाया हो 100 साल पहले कुछ काम, वो खुद नहीं समझ पा रहा, लेकिन 100 साल पहले जब लोग उसको देखते हैं तो उनको उसको कुछ नई अंडरस्टैंडिंग से देखते हैं, कुछ नई लेयर्स समझ में आती हैं, तो वो ठीक है। उसको मैं चैलेंज की तरह नहीं लूंगा, क्योंकि एक वर्क ऑफ आर्ट इज नॉट लाइक ऐसी चीज नहीं जिसके साथ आर्टिस्ट हमेशा खड़ा रहेगा समझाने के लिए। वर्क ऑफ आर्ट जो है वो अपने ही में एक चीज है, एक वस्तु है जो रखी है या टंगी हुई है, और उसको कई लोग आते जाते देख के अपने ही समझ से, अपने ही पास्ट कंडीशनिंग से समझने की कोशिश करते हैं, या नहीं भी समझते हैं, बार बार देखते हैं। और ये भी उस आर्टवर्क की खूबी है कि अगर वो एक बार में ना समझ में आए, सो ये भी एक मेरे हिसाब से एक उसकी खूबी है कि एक बार में ना समझ में आए तो ये बेहतर है कि बार बार उसको देखने की जरूरत पड़े या बार बार उसके दर्शन करने की जरूरत पड़े, बिकॉज तभी जो उससे एक कनेक्शन भी बनता है, एक फॉन्डनेस बनती है, एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, और एक रिश्ता बनता है। तो बेहतर यही है कि एक बार देखने में समझ में ना आए। हमें दर्शकों द्वारा एक और प्रश्न आया है आपकी इसी बात पे कि आपको लेखन अधिक चुनौतीपूर्ण लगता है या विजुअल आर्ट, जैसा कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्ट है? लेखन पर से मुश्किल नहीं है, पर लेखन के जो आउटलेट्स हैं वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लिमिटेड है, चाहे वो हमारी पब्लिशिंग इंडस्ट्री हो या अखबार है जो एक बड़ा माध्यम अभी हाल तक थे, अब ऑनलाइन पब्लिशिंग हो गया है। हमारे जो रीडरशिप है या जिस रीडरशिप को हमारे संपादक मानते हैं ये रीडर यही पढ़ना चाहेंगे, वो कहीं ना कहीं लिमिट कर देती है। तो कई साल पहले मैंने ब्लॉग अपना लिखना शुरू किया था और ब्लॉग के थ्रू काफ़ी लोगों से मैं कनेक्ट हुआ था, तो वहाँ पे मुझे वो फ्रीडम का एहसास था कि जो मेरे दिमाग में उस समय ख्याल आ रहा है उसको मैं कुछ ही लाइनों में या कुछ ही पंक्तियों में एक्सप्रेस कर दूं। वो आज़ादी बहुत मुझे, इट वाज लाइक माइक्रो फिक्शन, और उसमें अपनी कविताएं भी मैंने लिखी, और एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करने का बहुत अच्छा वो माध्यम मुझे लगा था। पर जहाँ तक पब्लिश्ड वर्क की बात है, उसके
उसके अपॉर्चुनिटीज मुझे जिस तरह का काम मैं करना चाहता हूँ वो कम लगते हैं, इसलिए कंपेयर टू दैट आई थिंक आर्ट मुझे ज्यादा आजादी देती है। कई बार जैसा कि अपने विचार अभिव्यक्त, खुले तौर पे अपने विचार अभिव्यक्त करने की जो एक आदत है, उसके तहत आपका जो आर्ट है वो एक धारा में इंटरप्रेट कर दिया जाता है। अभी तक क्या आपको ऐसा लगा है? ये आपका सवाल काफी इंटरेस्टिंग है कि क्या मैं एक बॉक्स में फिट हो गया हूँ लोगों के लिए जो देखने वाले हैं या समझने वाले हैं, और उस बॉक्स से मुझे निकलने में चैलेंजेस महसूस हो रहे हैं। हो सकता है, और मेरी कोशिश ये रहती है वैसे आमतौर पे कि मैं जो जिस भी बॉक्स में मुझे डाला जाए उससे धीरे धीरे एक एक करके निकल के बाहर आने की कोशिश करता हूँ। एवरी डे या रोज मेरी यही कोशिश रहती है कि एक बॉक्स में ना बैठूं या एक बॉक्स में ना डालूं, पर उसके डिस्पाइट ऑफ दैट अगर मैं बॉक्स में हूं तो मुझे पता नहीं इसके बारे में, लेकिन मैं आमतौर से कोशिश यही करता हूं कि एक बॉक्स में ना रखा जाऊं या एक बॉक्स में फिट ना हो, क्योंकि दैट इज वेरी बोरिंग टू मी पर्सनली। बहुत मुझे उससे अड़चन होती है। जैसा कि लॉकडाउन के समय लोगों ने कुछ नई हॉबीज चुनी, लोगों ने लिखना शुरू किया, कई लोग तो लॉकडाउन के टाइम पब्लिश भी हो चुके हैं। आपने ऐसा क्या किया, कुछ नए प्रयोग किए हो जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हो? जैसा कि आपने कहा आपने कविताएं भी लिखी हैं। मेरी ट्रांसलेटेड पोएम्स की किताब है, वो पब्लिश हुई है, तो वो बहुत अच्छी चीज है। हिंदी से मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट की है। एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं, सौमित्र सक्सेना की कविताएं हैं ये, जिनका शीर्षक था फ्रेंड, मित्र सौमित्र, क्योंकि उनका नाम सौमित्र है तो मित्र सौमित्र के नाम से ये छपी थी। और नवलेखन ज्ञानपीठ के अवॉर्डी थे सौमित्र, और कई साल पहले उन्होंने मुझे अप्रोच किया था क्योंकि मेरा ट्रांसलेशन उन्होंने पढ़ा था। कई साहित्यिक मैगजीन्स में मेरे ट्रांसलेशंस छपते थे। हिंदी एक मैगजीन थी वारधा में से छपती थी, हिंदी यूनिवर्सिटी से, उसमें मेरे ट्रांसलेशंस छपते थे, और लिटिल मैगजीन में भी ट्रांसलेशंस काफी छपे थे। तो उनको पढ़ के उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि एक मेरा कविता संग्रह है, इसको आप ट्रांसलेट करिए। तो इससे पहले कविताएं नहीं की थी मैंने, और ये भी एक तरह से एक नई चीज थी, एक नया चैलेंज था। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कविताएं नहीं की हैं, पर उनको मुझ पर भरोसा इतना था, मुझसे ज्यादा उनको भरोसा था कि आप कर लेंगे, मुझे पता है आप कर लेंगे। तो मैंने एक सैंपल उनको करके भेजा जो टाइटल पोएम थी, वो उनको बहुत पसंद आया, और फिर ये सिलसिला ट्रांसलेशन का शुरू हुआ। तो मित्र सौमित्र को मैंने दूसरा एक टाइटल दिया है, I'd like to wash my face with sea water, क्योंकि जो इनका टाइटल पोएम थी वो जिसका नाम है मित्र, तो उसमें जो कवि हैं वो ये कहते हैं कि मैं समुद्र के पानी से अपना मुंह धोना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने जो मेरे एंसेस्टर्स हैं, मेरे पुरखे हैं, क्योंकि उनकी अस्थियां समुद्र में जाकर मिल गई हैं। तो जब मैं समुद्र के पानी से दोबारा अपने आप को जब स्पर्श करता हूँ समुद्र का पानी, तो मुझे उनकी यादें ताज़ा होती हैं। तो विच आई थॉट वाज अ वंडरफुल थॉट, एंड सो आई वांटेड टू ब्रिंग दैट टाइटल में, अपने ट्रांसलेशन के टाइटल में उसको लाना चाहता था, इसलिए मैंने उसका नाम दिया आई वांट टू वो I'd like to wash my face with sea water। और ये Amazon पे अवेलेबल है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो Amazon से इसको परचेज कर सकते हैं। एक ऑडियो बुक भी है इसकी, जिसका नरेशन किया है हरीश भिमानी जी ने, जो बहुत ही वेल नोन वॉइस है। एज अ वॉइस ही इज अमेजिंग। सो उन्होंने इसकी ऑडियो बुक का नरेशन किया है, और सारे ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म्स पे ये अवेलेबल है। बहुत खूबसूरत शीर्षक आपने दिया है, हमारे दर्शकों को भी काफी पसंद आया है। जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो जैसा कि मैंने अभी तक नोटिस किया है कि आपका वो जो एब्स्ट्रैक्ट के प्रति, जो एब्स्ट्रैक्ट एस्थेटिक के प्रति जो आपका एक
मैं कहूंगी कि प्रेम है वो हर जगह दिखता है, चाहे आपने खाने की बात की हो, फ्लेवर्स की बात की हो। तो जब आप ट्रांसलेशन करते हैं, जैसे कि आपने बहुत ही युक्ति से जो शीर्षक बदल दिया, और मुझे लगता है कि आपका दिया शीर्षक उस किताब को सूट कर रहा है, उसकी आत्मा को बाहर ला रहा है, तो कहीं ना कहीं शब्दों में भी आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, आप उसको हर जगह पाते हैं। तो आपने किस तरह से बाकी चीजों में, जैसे ट्रांसलेशन के दौरान है, जब आप किसी और की बातें किसी और भाषा में दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो उसमें आप इसको कैसे ढालते हैं? जी, इतना मुझे लगता है ट्रांसलेशन में, बिकॉज एक आइडिया है, ट्रांसलेटर्स काफी इसके बारे में बात करते हैं कि यू हैव टू बी फेथफुल टू द ओरिजिनल। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको आप फेथफुल उसको रहना चाहिए। लेकिन आई थिंक कविता में, पोइट्री में थोड़ा आसान हो जाता है एब्स्ट्रैक्शन इंट्रोड्यूस करना। और जहाँ तक ट्रांसलेटिंग पोइट्री की बात है, तो वहाँ पे एक शब्द है ट्रांसक्रिएट। आप खुद पोइट के थॉट्स में ड्वेल कर रहे हैं और वो थॉट्स को आप ट्रांसक्रिएट कर रहे हैं। तो इसेंशियली आप शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं, तर्जुमा नहीं कर रहे हैं, आप उस आइडिया का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जो आइडिया या जो इमेजरी वो पोइट लाना चाह रहे हैं। तो वहां पे, जैसा आपने कहा एब्स्ट्रैक्शन कैसे लाते हैं, तो वहां पे आसान हो जाता है। और क्योंकि मैंने पोइट्री ट्रांसलेट करने की पहले कोशिश नहीं की थी और ये पहली पहल थी, तो मुझे लगता था कि थोड़ा चैलेंजिंग होगा। पर जब मैं उसमें उतरा या I started the project, तो मुझे लगा this is actually more suited to my thinking, my abstract ideas that I have। और वहाँ से बहुत मुझे encouraged feel हुआ कि I think I should do more translations of poetry, because एक तो अगर आपके DNA में abstraction भरा हुआ हो, तो जैसे आपने कहा हर चीज में वो दिख जाता है, झलक जाता है। तो आई थिंक पोइट्री और इस तरह की, और क्योंकि ये पोइट्री इनकी भी इट्स अ वेरी मेटाफिजिकल एंगेजमेंट विद लाइफ। सतही तौर पे बहुत ही आसान शब्दों का प्रयोग करते हैं, और वहाँ वो भी कोशिश मैंने की है उतने ही आसान इंग्लिश के शब्द यूज करूं, लेकिन जो उसके पीछे थॉट है या जो आइडिया है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो ideas are very complex and very spiritual sometimes, and they are very abstract also। तो वो बिल्कुल एक तरह से it was a book that was made to my taste, और मुझे बहुत उसमें आनंद आया उसको ट्रांसलेट करने में, और बहुत सेटिस्फैक्शन महसूस हुआ जब वो कंप्लीट हो गई। हालांकि उसका पेस बहुत स्लो था, क्योंकि एक कविता संग्रह था, लेकिन जब वो फिनिश हुआ, दोनों सौमित्र को और मुझे भी बहुत गर्व महसूस हुआ उसके कंप्लीशन पे, एंड वी आर बोथ वेरी प्राउड ऑफ दैट बुक। कहीं ना कहीं हम जब लिखते हैं, जब पेंट करते हैं, या किसी भी तरह के एस्थेटिक काम से जुड़े हुए हैं, तो हमारा सामना मार्केट से होता है। हर किसी चीज का एक बाजार है, और बाजार एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट के इतने वेग आइडियाज, स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के प्रति कैसे रिएक्ट करता है? आपके प्रति उसने कैसे रिएक्ट किया? सबसे बड़ी इनकरेजमेंट जो मुझे मिली वो तो जब काम बिके, सबसे बड़ा इंकरेजमेंट तो यही है, क्योंकि अगर आप अपने करीबी लोगों को दिखाते हैं तो सभी आपको बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि हाँ बनाओ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लेकिन जब गैलरी में दिखाया मैंने, और गैलरी ओनर्स को पसंद आया, और उन्होंने शो में मुझे मौका दिया, और ये बहुत शुरुआती दिनों की बात है, तो वहाँ से बहुत इनकरेज्ड रहा मैं कि काम बिके भी, लोगों को पसंद भी आए। और जैसा आपने कहा, बाजार इज इन मेनी वेज determined by a lot of many other factors, it is not just creativity। तो जब वो encouragement काफी मिला, और लेकिन फिर एक दौर आता है जब आपका काम, आप किसी नए तरीके का काम करना चाहते हैं, तो वो अगर लोगों को समझ में नहीं आए तो थोड़ा
एज एन आर्टिस्ट धक्का लगता है, पर आई थिंक वो हर किसी के साथ होता है जो भी क्रिएटिव काम कर रहा है या करना चाहता है, कि एक अप एंड डाउन होता रहता है, कि आपका कुछ काम लोगों को बहुत पसंद आया, जो आपको पसंद नहीं आया वो लोगों को पसंद आया, जो आपको पसंद आया वो लोगों को नहीं पसंद आया। तो इस तरह की दुविधा तो हमेशा रहती है हर क्रिएटिव व्यक्ति के साथ, और वो उसी में सॉर्ट ऑफ जैसे पानी में नाव ऊपर नीचे होती रहती, तो वो आर्टिस्ट की भी वही एक तरह से स्थिति रहती है कि पानी में वो कभी ऊपर कभी नीचे डगमगाता रहता है। लेकिन वो प्रोसेस वहीं से आता है, और वहां से सीख भी आती है, एक विजडम भी आती है। आपके काम का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म किसी ने किया हो तो वो क्या किया था, मतलब जिससे आपको सीखने को भी मिला और आप अपने पैटर्न से थोड़ा हटकर भी चलने का आपको एक आइडिया आया? जो मेरा एक एक्सरे का काम था, वो एक क्रिटिक ने मुझे कहा था कि यू नो अ वर्क ऑफ आर्ट हैज टू हैव मिस्ट्री, देयर इज नो मिस्ट्री इन दिस। तो मुझे कहीं ना कहीं उनकी बात काफी सोच में डाल दिया उनकी बात ने, कि मे बी देयर इज अ पॉइंट, देयर इज नॉट दैट मच मिस्ट्री बिकॉज इट इज क्वाइट इन द फेस, बट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि जब जितना ज्यादा मैंने उनकी बात पे सोचा, उतना ज्यादा मुझे वो गलत लगे, क्योंकि there was ample mystery in that, and maybe his understanding was very surface, कि वो बहुत सतही रूप से उसको डिसमिस करना चाहते थे। लेकिन जब मैंने उनकी बात, क्योंकि उन्होंने बोला और वो बड़े माने क्रिटिक थे, तो उनकी बात एज एन आर्टिस्ट, एज अ क्रिएटर मुझे लगी भी। लेकिन जैसे जैसे मैंने सोचा, उनकी बात पे विचार किया और ड्वेल किया, तो मुझे लगा कि वो गलत ही थे। देयर इज काफी मिस्ट्री है इसमें, और काफी रिलेटेबिलिटी है। जैसे आपने कहा कि एक्सरे से हर कोई वाकिफ है, क्यों नहीं, कभी ना कभी हर किसी का सामना है। और आर्ट के ये दो पहलू हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप एक रोजाना की चीज को आप लोगों को मजबूर करें एक अलग रूप से देखने के लिए। तो आई थिंक दैट इज वो दोनों फैक्टर्स एक्सरे के काम में पूरी तरह से हैं, कि ये रोजाना की आम चीज भी है जिससे हर कोई परिचित है, किसी के लिए भी अजनबी चीज नहीं है एक एक्सरे। लेकिन जब उस रूप में आप वो एक्सरे का काम देखते हैं, तो वो आपको बिल्कुल अजनबी लगती है और फेमिलियर भी लगती है, विच आई थिंक इज अ सक्सेस फॉर एन आर्ट वर्क। ऐसे कोई आर्टिस्ट हैं जिनसे आप प्रेरणा लेते हैं, जिनकी आर्ट आपको एक तरह से मोटिवेट करते हैं, you look up to those artists, because all of us have some artists we look up to? जैक्सन पॉलक हैं, जो शुरुआती दिनों में मुझे बहुत इंस्पायर करते थे, और पिकासो हैं। इंडिया में आई वाज वेरी अमंग द इंडियन आर्टिस्ट, एस.एच. रजा के काम से काफी प्रभावित था, बिकॉज उनका जो काम था एब्स्ट्रैक्ट होने के साथ साथ उसके पीछे बहुत पुरानी जो इंडियन थॉट के एक्सप्लोरेशंस थे, वो कहीं ना कहीं बसते थे उनके कामों में, और वो मुझे बहुत प्रभावशाली लगते थे, क्योंकि वो जैसे बिंदु है या जो डिफरेंट शेप्स हैं, और वो कैसे एक शेप एक ह्यू जिसका हल्का होता जा रहा है, और आपके सामने उन्होंने उसको एक बहुत बेहतरीन तरह से उभार के लेके आए हैं। दीज वेरी कॉम्प्लेक्स आइडियाज, जिनको उन्होंने बहुत ईज के साथ अपने कैनवस में उतारा है, वो उनका काम मुझे बहुत पसंद। आई लाइक डेमियन हर्स्ट ऑल्सो अ लॉट, जिन्होंने पहली बार जिनका काम देखने से बिल्कुल सब स्टंट रह गए थे। एक लाइव शार्क को उन्होंने ग्लास बॉक्स में अपने एग्जीबिशन में ला के रखा था। तो हर तरह की आर्ट है, और हर तरह के इंस्पिरेशंस हैं, और स्पेशली जो
आर्टिस्ट कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं या अपने अपने एग्जिस्टिंग जो आइडिया है लोगों का कि आर्ट क्या है, क्या होना चाहिए आर्टिस्ट को, उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह के आर्टिस्ट खास मुझे पसंद है। एक लास्ट क्वेश्चन हमारे एक दर्शक का हम ले लें। सिद्धार्थ गीगू जी आपसे जानना चाहते हैं कि कला जिस तरह से आजकल लोग उसे आइडियोलॉजिकल, पहले से एक आइडियोलॉजिकल एक्सप्रेशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्या कला का वो इस्तेमाल सही है या फिर आर्ट शुड बी फॉर आर्ट से, क्या कला को कला रहने दिया जाए, उसके साथ कोई उसको पोल्यूट ना किया जाए या उसके पीछे कोई एजेंडा ना डाला जाए? क्या कहना चाहते हैं? कभी कभी आर्टिस्ट खुद ही इस जद्दोजहद में शामिल हो जाते हैं कि हम ऐसा ही काम बनाएंगे या हम एक आइडियोलॉजी से अपने आप को जोड़ के रखेंगे क्योंकि हमारे फायदे हो रहे हैं या हमारे काम बिक रहे हैं या हमारा मार्केट इंक्रीज हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। तो ये तो कई बार आर्टिस्ट खुद ही जुड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में the only thing the others can do is to disapprove or sort of से कि आप गलत कर रहे हैं। पर ये होना नहीं चाहिए इन अ परफेक्ट वर्ल्ड कि एक प्रोपेगेंडा का टूल बन जाए कोई भी आर्ट, क्योंकि आर्ट जो है इट इज ट्राइंग टू शो द वे, आपको रास्ता दिखा रही है, इंसानियत का रास्ता दिखा रही है खास तौर से। और जब वो प्रोपेगेंडा का टूल बन जाती है तो इंसानियत कहीं ना कहीं उसमें से कम हो जाती है या निकल जाती है, और वहाँ पे इट बिकम्स अ वेरी डेंजरस ट्रेंड कि एक आर्टिस्ट के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग आर्टिस्ट, अब जो नहीं रहे हैं उनका काम अगर प्रोपेगेंडा की तरह यूज हो रहा है तो वो कुछ नहीं कर सकते। पर अगर कोई लिविंग आर्टिस्ट है जिसने अपने आप को एक विचारधारा या एक एक्सटेंट थॉट के साथ जोड़ लिया, क्योंकि उसका सितारा भी बुलंद है तो उसके साथ जोड़ लिया अपने आप को, तो वो मेरे हिसाब से गलत है। और आर्टिस्ट शुड ऑलवेज ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दैट पाथ। बहुत ही परिपक्व चर्चा के लिए आपका शुक्रिया। आप सभी का शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे दर्शकों से आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में? तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वंडरफुल ऑडियंस आप लोग रहे, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे एंड इट वाज वंडरफुल टू सॉर्ट ऑफ interact, and thank you Ritu for having me on this show.